तो एक बार फिर से मैं आपका दोस्त और होस्ट हिमांशु मनी आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज इसी सीरीज में जैसा कि हम लोग 3 सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, चौथे सेशन से पहले टेस्ट योर ग्रामर करके दिया हुआ है। मुझे ग्रामर में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मैं आपके सामने ये वाला सेशन भी लेके ही आ गया हूं। तो चलिए लेट्स बिगिन और कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आपका ग्रामर कितना अच्छा है। नाउ सी, सेंटेंस है। अब देखेंगे मैंने इसको ग्रीन और येलो से क्लियर किया है, या तो ये ऑप्शन या तो दूसरा ऑप्शन, या तो ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। इस तरीके से मैंने इसको, ये इजी टेस्ट है और देखते हैं कि आप लोग इसको कर पाते कि नहीं। देयर इज अ ब्यूटीफुल मून आउट टुनाइट एंड एस्टले एंड आई। देखेंगे एस्टले एक है और आई एक है, मिलके कितने हो गए? दो। दो तो प्लूरल हो गया ना, तो वर्ब देखिए प्लूरल लगी है, बिल्कुल सही है। आर गोइंग फॉर अ स्ट्रॉल। फॉर अ स्ट्रॉल मतलब यहाँ पे है फॉर अ वॉक। ठीक है, जब आपका खाली वक्त होता है, लेजरली टाइम होता है, तो आप वॉक करने के लिए जाए। So there is a beautiful moon out tonight and Estle and I are going for a stroll. Would you like to come along with? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? She and I और her and me? किसके साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल सही है आप, her and me। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि along with एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो शर्तिया अपने ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव फॉर्म में होगा। इसको एक्यूजेटिव फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो अब बताइए कि क्या होगा? अलोंग विद हर एंड मी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हर एंड मी। जैसे मैं बोलूं कि द गिफ्ट इज फॉर हिम या फॉर ही, क्या लगाना चाहेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर फॉर हिम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन फर्ज करिए यहां राम होता तो आप कहते द गिफ्ट इज फॉर राम। क्यों? क्योंकि राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी राम ही होता है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट। योर हस्बैंड डज नॉट बिलीव दैट यू आर ओल्डर देन। अब यहां देखेंगे ओल्डर देन के बाद क्या लगाना चाहेंगे। 5 सेकेंड दे रहा हूं, अपने मन से सोच लीजिए, कमेंट मुझसे पहले कर दीजिए। अच्छा, मी के साथ जाना चाहेंगे, आई के साथ जाना चाहेंगे? देखेंगे इनफॉर्मल इंग्लिश में मी बोलना बड़ा इजी लगता है, बट असल में राइट आंसर होगा आई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। योर हस्बैंड डज नॉट बिलीव दैट यू आर ओल्डर देन, और आई के बाद यहां आगे क्या छुपा है? एम। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि शी इज स्ट्रॉन्गर देन मी, तो ये फॉर्मली गलत होगा। हम अगर बोलेंगे शी इज स्ट्रॉन्गर देन आई, तो ये सही होगा। और आगे यहां क्या छुपा हुआ है? शी इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम। ओके, तो ये ध्यान रख लेंगे। इसीलिए देन के बाद जनरली जो हमारा प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्टिव केस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मे बी, शायद, वी आर नॉट एज रिच एज दे और देम, क्या लगाना चाहिए? 5 सेकेंड दे रहा हूं आपको, क्या लगाना चाहिए? अब देखेंगे अगेन यहां पे अप्लाई होता है, अगर एज के बाद कोई प्रोनाउन आए तो हम उसे सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। और ये याद करने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। कैसे? वी आर नॉट एज रिच एज दे, और आगे क्या छुपा हुआ है? आर छुपा हुआ है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? देम आर तो नहीं हो सकता ना। जैसे मैं कहूं आई नो द रूल्स as well as they, तो आप समझिए यहां दे के बाद क्या छुपा हुआ है? ये छुपा हुआ है ना, आई नो द रूल्स एज वेल एज दे नो द रूल्स, तो वो पूरी बात छुपी है, इसीलिए हमको सब्जेक्टिव केस ही लगाना पड़ता है। क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट देख लेंगे। डज योर चाइल्ड स्टिल ले लाई। यहां मैं आपको बड़ी मजेदार चीज बताना चाहूंगा, जो शायद आप जानते हो, शायद आप ना जानते हो, लेकिन आपको मजा जरूर आएगा। देखेंगे हमारे पास दो तरह की वर्ब है।
एक है लाई, ले, लेन। अच्छा, एक और इसी में आ जाती है लाई, लाइड, लाइड। ध्यान रखेंगे ये लाइड जो है ये क्या मतलब है, झूठ बोलना, है कि नहीं, झूठ बोलना। ये लाई का मतलब क्या है भाई, लेटना। और ये ले का मतलब क्या है भाई, स्थापित करना। अगर आप इनफॉर्मली कह ले, लेटाना, बनाना, स्थापित करना। तो आप समझेंगे ये जो ले, लेड, लेड है ये एक सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक कर्म होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ले, ले, डेड ये एक ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया होगी। लाई, लेटना ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। इनट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। और लाई माने झूठ बोलना, ये फिर से ट्रांजिटिव होगी। क्या बोलना, झूठ बोलना, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। अब समझेंगे, डज योर चाइल्ड स्टिल डैश डाउन फॉर अ नैप आफ्टर लंच। लंच के बाद क्या आपका बच्चा एक नैप लेता है, एक छोटी सी नींद लेता है, जैसे झपकी बोलते हैं ना, नैप। तो अब समझेंगे यहां डज योर चाइल्ड स्टिल लाई, क्या मतलब है। एक तो पहली बात यहां डू, डज, डिड यानी डज लगा है तो वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। और यहां पे क्या आपका बच्चा लेटता है नैप के लिए लंच के बाद, लेटने की बात हो रही है, स्थापित करने की नहीं हो रही। समझ गए बात। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाई लगाना पड़ेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखें, दे ले अ ब्रिज एवरी ईयर। अब समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। वे लोग क्या करते हैं, एक ब्रिज स्थापित करते हैं, लेटाते हैं, बनाते हैं हर साल। तो दे ले अ ब्रिज, क्या बनाते हैं, क्या स्थापित करते हैं, ब्रिज, यानी आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। बात समझ में आई। तो ये एक हो गया ट्रांजिटिव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। When we saw Mary openly flirting with Nelly's husband, we dash hardly believe our eyes. जब हमने देखा कि मैरी ओपनली फ्लर्ट कर रही है नेली के हस्बैंड के साथ, तो हम क्या कर सके, हम मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर पाए। देखेंगे हार्डली अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है, इसलिए इसके साथ कुड नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा, बिल्कुल सही है आप, वी कुड हार्डली बिलीव आवर आईज। लेकिन एक और चीज समझ लें ध्यान से, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड और हार्डली। एसएससी में कई बार ये सवाल पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड होता है। क्यों। अच्छा, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो सोचते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं हार्डली का मतलब मुश्किल से होता है। तो आप समझेंगे यहां मुश्किल से वो वाला मुश्किल से नहीं है, यहां परिश्रम का मतलब है। अगर आपकी कोई पुरानी आदत है वो परिश्रम से जाएगी, उसके लिए हिम्मत और मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बहुत परिश्रम, बहुत मुश्किल मतलब बहुत तप करना पड़ता है। क्लियर है। चलिए यू शुड। अब देखेंगे शुड का एक सिंपल सा फंडा है, शुड के साथ वी1 लगाते हैं और हमें सेंस कैसा मिल जाता है, चाहिए। जैसे यू शुड लव योर मदरलैंड, तुमको अपने मातृभूमि से प्रेम होना चाहिए। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और अगर हम शुड के साथ हैव प्लस V3 लगा दे तो अब ये सेंस बदल जाता है पास्ट में, और अब ये हो जाता है चाहिए था। अब ध्यान रखेंगे, तो यहां पे क्या है, यू शुड ऑफ पुट का कोई मतलब नहीं है। यू शुड हैव और पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है, आपको पता है, पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, सेट सेट सेट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। तो ऐसे बहुत से वर्ब्स हैं जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होता है। तो ये ध्यान रखना है कि यू शुड हैव पुट मोर जिन इनटू द मार्टिनी। अब जिन क्या है भाई, जिन एक तरह का एल्कोहल है। ये हम भूत और जिन और पिशाच वाली बात नहीं कर रहे हैं। जिन, विस्की, वोडका एक तरह के लिकर्स की प्रजातियां हैं, समझ रहे हैं। लिकर्स मतलब एल्कोहल और जिन उसकी एक प्रजाति। मार्टिनी कैसे बनती है भाई, मार्टिनी के लिए आपको वोडका और जिन दोनों मिक्स करना पड़ता है और इस तरीके से मार्टिनी बनती है, कुछ फ्लेवर भी ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा सेंस है, शुड
प्लस हैव और प्लस V3, मतलब तुमको थोड़ी और जिन मिलानी चाहिए थी मार्टिनी में, मिलानी चाहिए थी पर तुमने नहीं मिलाई। ध्यान रखना है, अगर कभी भी शुड हैव V3 का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब होगा चाहिए था पर किया नहीं। जैसे मैं कहूं यू शुड हैव हेल्प दैट ओल्ड मैन, तुम्हें उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए थी पर तुमने की नहीं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देख लेते हैं, डज योर कंपनी you have a as long a lunch break as you would like। अब देखेंगे यहाँ लीव का सेंस नहीं है, यहाँ है लेट का, मतलब आपको अलाउ करते हैं क्या कंपनी। अच्छा, अगर आप अलाउ लेंगे तो हैव से पहले एक टू लगाना पड़ेगा, ऐसे समझिए, लेट मी गो होम, बिल्कुल सही सेंटेंस है। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अलाउ मी टू गो होम, क्योंकि अलाउ अपने साथ टू लेता है लेकिन लेट अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है, तो हमेशा लेट के साथ टू नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। लेट मी टू गो होम गलत होगा। तो डज योर कंपनी अलाउ यू टू हैव एज लॉन्ग अ लंच ब्रेक एज यू वुड लाइक, तो अलाउ का सेंस है इसलिए लेट हो जाएगा, बिल्कुल सही है आप। हैरियट फील्स दैट हर, अब देखेंगे जब भी हम कंपाउंड नाउन्स की बात करते हैं तो उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे स्टेप सन का प्लूरल क्या हो, या मैं पूछूं कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा, या मैं पूछूं कि टच मी नॉट का प्लूरल क्या होगा। अब आपको पता है टच मी नॉट छुई मुई का पौधा होता है, इसका प्लूरल होता है टच मी नॉट। अब जब भी स्टेप सन है इसमें मेन वर्ड क्या है, सौतेला बेटा, बेटा मेन वर्ड है ना, तो इसी को प्लूरल बनाएंगे। कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड क्या है, कमांडर्स इन चीफ हो जाता है। इसी तरह से ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, ब्रदर, तो प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। हैरियट फील्स दैट हर ब्रदर्स इन लॉ आर, देखिए प्लूरल है तो आर आया। इम्पॉसिबल टू गेट अलॉन्ग विद, अब ये देखिए गेट अलॉन्ग विद का मतलब होता है टू लिव हैप्पीली, मतलब हैरियट को लगता है कि उनके ब्रदर्स इन लॉ के साथ वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो खुशी खुशी रह सके। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ, अब अगर आपने आर्टिकल्स की मेरी 12 वीडियोस देखी हूं, आपको पता है एकदम एक्सक्लूसिव और थॉरो हमने डिस्कशन किया उसमें, और ये बात मैंने पढ़ाई थी, जरूर देख लीजिएगा। अगर कभी भी काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, वैरायटी ऑफ, ये सारे फ्रेजेस आपको मिलते हैं तो ध्यान रखिएगा जो नाउन आएगा वो बिना आर्टिकल के आएगा, यानी कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी आपको। तो क्या होगा, अभी यहां पे कुछ चीज छूट गई थी वो मैं लिख दे रहा हूं। व्हाट काइंड ऑफ अ कार आर यू लुकिंग फॉर, और व्हाट काइंड ऑफ कार यू आर लुकिंग फॉर। तो आपको पता है काइंड ऑफ के बाद जो नाउन आएगा बिना आर्टिकल के आएगा, तो बिल्कुल ये वाला नहीं होगा, यही वाला ऑप्शन आपका होगा, आस्क द सेल्समैन। अब देखेंगे कार की जब हम बात करते हैं तो एक चीज आती है जो अक्सर लोग गलत कर जाते हैं, टेस्ट राइड और टेस्ट ड्राइव। अब सुनिए, ऐसा होता है कि मेरे एक दोस्त को मैं फोन करता हूं, मैं पूछता हूं क्या कर रहा है भाई, कहता भाई टेस्ट ड्राइव लेने आया था। मैंने कहा अरे भाई कौन सी कार खरीद रहा है, वो कहता नहीं नहीं भाई बाइक लेने आया था। तो उसने गलती किया कि उसने मुझसे कह दिया टेस्ट ड्राइव करने आया। आप देखेंगे टेस्ट ड्राइव हमेशा कार की ली जाती है और टेस्ट राइड किसकी ली जाती है, बाइक की। तो बाइक आप राइड करते हैं, कार आप ड्राइव करते हैं, तो ये गलती नहीं करेंगे, एग्जाम्स में सवाल भी छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, मिसेस वाइट वॉज डिलाइटेड दैट द फेनिल्स का मतलब होता है फेनिल्स का पूरा परिवार, हैड इनवाइटेड जॉन। अब देखेंगे इनवाइटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जॉन ऑब्जेक्ट हो गया एक, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, शी और हर। तो भाई जाहिर सी बात है शी और हर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो हर ही होता है ना। और अगर कभी भी आप किसी को इनवाइट करें पार्टी में तो हमेशा टू लगाते हैं, ध्यान रखेंगे, द पार्टी, देयर पार्टी, एट या इन का इस्तेमाल नहीं करते, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो मिसेस वाइट वाज डिलाइटेड दैट द फिनिल्स हैड इनवाइटेड जॉन एंड हर टू द पार्टी, बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम में सवाल पूछा गया जैसे शी इनवाइटेड मी टू टी, बिल्कुल सही है। शी इनवाइटेड टू मी टू डिनर, बिल्कुल सही। इनवाइटेड एट डिनर नहीं होगा। क्लियर है, चलिए आपने आसान वाला सेगमेंट कर लिया, थोड़ा सा हार्डर सेगमेंट पे आते हैं। अब देखेंगे इफेक्ट मतलब आपको पता है प्रभाव होता है, ये एक नाउन है, और अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, ये एक वर्ब है ना।
तो अब आपको बताइए आपको क्या लगाना है, व्हाट इफेक्ट हैज द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन हैड ऑन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली यहां नाउन की क्या प्रभाव की बात कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंस। नेक्स्ट देख लेंगे, अ फीलिंग ऑफ वंस वर्थ इज वन ऑफ। अगर कभी भी बच्चों वन ऑफ आएगा, जो नाउन आएगा वो पक्का प्लूरल होगा, क्योंकि भाई अगर मैं कहूं वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग, अब बात को समझिएगा आप ध्यान से, लड़कों में से एक, लड़का में से एक नहीं हो सकता। वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द टेबल्स, वन ऑफ द चेयर्स, कुछ भी होगा। तो लड़कों में से कितना, एक ही तो एक के हिसाब से वर्ब सिंगुलर लगा दी और नाउन प्लूरल लगा दिया। क्लियर है? तो देखेंगे अ फीलिंग ऑफ वंस वर्थ इज वन ऑफ द, ये प्रिंसिपल जो है ये कौन वाला है, डॉगमा, नियम वाला है, और ये प्रिंसिपल कौन वाला है, प्रधान वाला है। अब ये एक एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है, तो क्या लगाना चाहिए, गोल्स यहां नाउन है, नाउन की विशेषता क्या बताएगा, एडजेक्टिव, तो यहां मुख्य या प्रधान का सेंस है। तो फीलिंग ऑफ वंस वर्थ, अपनी खुद की वर्थ होना, इज वन ऑफ द प्रिंसिपल गोल्स, आपका मुख्य गोल्स में से एक है, और इसीलिए साइकोलॉजिकल थेरेपी में खुद का जो है आपका कुछ वर्थ हो, ये बहुत जरूरी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर इज नो सेंस इन कैरिंग ऑफ कैरिंग। ध्यान रखेंगे, इन कैरिंग एक फ्रेज होता है, इसको याद रखने की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं ना इन अ हरी, तो इन हरी नहीं बोल सकते, वाई आर यू इन अ हरी बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, गलती नहीं करेंगे। आई कांट रिमेंबर हु इट वॉज, हु इट वॉज, सिंपल भाई, कुछ whom it was नहीं हो सकता, आई कांट रिमेंबर हु इट वॉज। नेक्स्ट देख लेंगे, द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु। अब देखो नवजात शिशु के लेटने की बात है, लेटाने की बात, द इन्फेंट, अब आपको अभी भी बताया था मैंने, लाई, ले और लेन होता है लेटने के लिए, लेटना, और इन्फेंट बच्चा तो लेटेगा ही, तो द इन्फेंट ले क्वाइटली सकिंग इट्स थंब, यानी लाई का सेकेंड फॉर्म था लगाया है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, और बच्चा चुपचाप जो है अपना हम को सक कर रहा था, लेटा हुआ, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, ले हो जाएगा। नो वन बट, अब देखेंगे बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब जनरली आप समझते हैं लेकिन से, लेकिन ऐसा है नहीं, बट का के और भी मतलब होता है, जैसे एक्सेप्ट, और बट का मतलब होता है द ओनली, ये तीन मतलब होते हैं, याद रखेंगे। जब भी इसका मतलब लेकिन होगा तो ये कंजंक्शन होगा, जब भी इसका मतलब एक्सेप्ट होगा तो ये प्रीपोजिशन होगा, और जब भी इसका मतलब ओनली या द ओनली होगा तो ये एक एडवर्ब होगा। ये ध्यान रखने की चीज है। समझिए, मैं एग्जांपल दूं आपको, शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है पर ईमानदार है। तो ध्यान रखेंगे पुअर एक एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव है, और इन दोनों को हमने एक बट कंजंक्शन से जोड़ दिया है, इसीलिए वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, दो कंट्रास्ट चीजें दिखा रहा है। क्लियर है? अब देखेंगे बट का मतलब, जैसे यहां देखेंगे नो वन बट, अब यार ये बट क्या है, कोई नहीं सिवाय मेरे, तो ये एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है। एक्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो नो वट एक्सेप्ट, यहां जैसे ही आप एक्सेप्ट लगाएंगे ना मतलब क्लियर हो जाएगा, नो वन एक्सेप्ट हर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, हर हो जाएगा यहाँ पे। और बट का मतलब जब द ओनली होता है, जैसे जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आई एम बट ट्राइंग टू रिकनेक्ट। समझिए, मैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने बच्चों से रिकनेक्ट करना चाहता हूं, आई एम बट ट्राइंग टू रिकनेक्ट, यहां बट क्या, आई एम ओनली ट्राइंग टू या द ओनली ट्राइंग टू, यहां पे ओनली का सेंस है और इसीलिए एक एडवर्ब। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं आप, इन द अर्ली एज ऑफ फ्रंटियर हिस्ट्री हॉर्स थीव्स वर। अब देखेंगे घोड़ों के जो चोर होते थे उनको क्या कर दिया जाता है, आपने सुना होगा हैंग्ड टिल डेथ। कभी भी कपड़ा खूंटी पे टांगना हो तो हंग लगा सकते हैं, बट इंसान को टांगना हो रस्सी से तो हैंग्ड ही बोलेंगे, कभी हंग नहीं बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेंगे, नीदर ऑफ योर रिस्पॉन्सेज, यहां नीदर का इस्तेमाल हमने किया है एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की खासियत होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं, ईदर, नीदर, ईच, इनका इस्तेमाल करते हैं
एनी का इस्तेमाल करते हैं, नन का इस्तेमाल करते हैं ना, इन सब का इस्तेमाल कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे ईदर, नीदर, ईच कभी आपको दिख जाए तो आंख मूंद के सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। क्यों? नीदर ऑफ योर रेस्पॉन्सेज, तुम्हारे रेस्पॉन्सेज में से ना तो ये ना तो वो, बट यानी एक समय में एक, और इसीलिए नीदर के हिसाब से वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी, ये ध्यान रखना है, प्लूरल नहीं। अच्छा यहाँ पे रेस्पॉन्सेज जरूर होगा, ये तो प्लूरल होगा ही होगा। यहाँ पे चाहते तो टू भी लगा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नीदर ना तो ये ना तो वो, और तातो तो नहीं होता है ना, तो इसलिए ध्यान रखना है नीदर ऑफ योर रिस्पॉन्सेज इज सैटिस्फैक्टरी होगा। इसी तरह मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं ईदर नीदर का, तो उससे बहुत क्लियर होगा। ये देखिए ये एक पार्क है, ठीक है, और ये पार्क का गेट नंबर 1 है, ये गेट नंबर 2 है, और ये एक तालाब है, टैंक है, ठीक है। अब यहां से रास्ता आ रहा है, ऐसे समझिए कि एक रास्ता आ रहा है यूं गेट नंबर 1 तक, और एक रास्ता आ रहा है यूं गेट नंबर 2 तक, ठीक है। और मान लीजिए कि मैं टैंक के पास कहीं यहां बैठा हूं, वैसे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर देता हूं तो आसान हो जाएगा। हाँ ये है भाई पार्क, देखिए ये है पार्क, और पार्क तक पहुंचने के लिए एक तालाब, ठीक है। ये एक रास्ता पार्क 1 नंबर तक, ये 2 नंबर तक, और यहां मैं बैठा हूं कहीं, मुझसे कोई पूछ रहा है भाई पार्क का रास्ता बता दो, कैन यू प्लीज टेल मी विच वे आई शुड गो सो दैट आई शुड रीच द पार्क। तो मैं कहता हूं सर ईदर ऑफ द वेज लीड्स यू टू द पार्क, तो दोनों में से या तो ये रास्ता या तो वो रास्ता लेगा, यानी एक समय में एक रास्ता, और इसीलिए ईदर ऑफ दीज 2 स्मॉल कार्स, तो दोनों स्मॉल कार्स में से या तो ये या तो वो, तो बस सोचना नहीं है, इज लगाना, आगे बढ़ना है। अगर आप अच्छे से मेंटेन करें तो 30 माइल्स 1 गैलन में एवरेज देती है, माइलेज देती है। नेक्स्ट देख लेंगे, टेल is waiting to come in, to tell whosoever is waiting to come in, whosoever is waiting to come in, यहां is waiting आपके एक सब्जेक्ट का इंतजार कर रहा है ना, तो यहां पे आपको सब्जेक्ट देना होगा। नेक्स्ट देख लेंगे, ये थोड़े से हार्डेस्ट वाले हैं, मजेदार भी हैं। We have just interviewed an applicant whom the committee believes is best qualified for the position। अब आपको कंफ्यूज जानते हैं कहां से किया जाता है? यहां से, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको हटा के यहां ले आऊं इस पोजीशन पे, तो देखेंगे सेंटेंस क्या बनेगा। वी हैव जस्ट इंटरव्यूड एन एप्लीकेंट हु इज बेस्ट क्वालिफाइड, और हुम इज बेस्ट क्वालिफाइड, आपको आपका आंसर मिल गया। अब समझेंगे, वी हैव जस्ट इंटरव्यूड एन एप्लीकेंट हु इज बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन, द कमिटी बिलीव्स, ये अलग से एक अलग सा क्लॉज है, हमने उसको उसमें ऐड नहीं करना है, जानबूझ के वहां रखा गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, ये बिल्कुल सही होगा हु। नेक्स्ट देख लेंगे, शी इज वन ऑफ, अगर वन ऑफ आ गया तो जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, बिल्कुल सही है, प्लूरल लिखा है। अब इसमें समस्या आ गई कि एक रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं कि अपने एंटीसीडेंट्स की बात करते हैं, यानी पूर्ववर्तियों की बात कर। तो अब बताइए पूर्ववर्ती इसका क्या है? राइटर्स, सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है, वर्ब कौन सी लगेगी? टर्न आउट। तो शी इज वन ऑफ दोज गिफ्टेड राइटर्स। अब दिक्कत क्या होती है ऐसे सेंटेंसेस में, वो बहुत से गिफ्टेड राइटर्स में से एक है, तो एक के साथ आप टर्न्स के साथ जाना चाहते हैं, बट ऐसा है नहीं, वो बहुत से गिफ्टेड राइटर्स में से एक है जो, अब ये जो किसकी बात कर रहा है? इन राइटर्स की, जो कि मतलब बहुत ही सक्सेसफुल और बेस्ट सेलर जिनकी किताबें हुई हैं, उन राइटर्स की बात कर रहे हैं। लड़की भी उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं, तो बिल्कुल सही है, टर्न के साथ जाएंगे। देख लेंगे, डोंट साउंड सो। अब देखेंगे अगर मतलब समझेंगे तो सवाल आसान है। इनक्रेडिबल्स मतलब होता है शक्की, मतलब विश्वास ना कर। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। अच्छा, इनक्रेडिबल का इस्तेमाल ज्यादातर पॉजिटिव सेंस में हम लोग करते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत के लिए करते हैं। तो कोई चीज इनक्रेडिबल है तो मतलब यार मुश्किल से उस पर यकीन होता है, लेकिन यहाँ इनक्रेडिबल्स का मतलब होता है शक्की। So don't sound so incredulous. What I am saying is absolutely true. तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, इतना जो है शक वाला साउंड मत करो, इसलिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा incredulous। अब देखेंगे we were totally disinterested or uninterested in the offer। अब देखेंगे disinterested मतलब होता है not biased, पक्षपात रहित। uninterested मतलब होता है not interested। तो अब बताइए, अगर हम किसी जज की बात करें तो जज को हमेशा डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए जब वो केस की सुनवाई कर रहा है, क्योंकि उसे बायस्ड, उसे पक्षपात
रहित होना चाहिए। लेकिन वी वर टोटली अनइंटरेस्टेड इन द ऑफर, हम लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे ऑफर में। और अगर आप ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है तो ऑफर को क्या कर सकते हैं आप, टर्न डाउन कर सकते हैं, मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं। 1 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे, द रेसिपी कॉल्स फॉर 2। अब देखेंगे अगर आपको प्लूरल पता है कप फुल का तो बना लेंगे, अक्सर लोग कप्स फुल के साथ जाते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। द रेसिपी कॉल्स फॉर 2 कप्स फुल ऑफ शुगर, 2 कप्स फुल शुगर आपको चाहिए, तो कप फुल्स होता है इसका प्लूरल, कप्स फुल नहीं होता। आर यू ट्राइंग टू, अब देखेंगे इन्फर और इम्प्लाई दोनों का एक जैसा सेंस होते हुए भी इन्फर कौन करता है। अगर मैं आपको एक पैसेज दूं और मैं कहूं इसमें से इन्फर करिए, मतलब इसमें से निष्कर्ष निकाल के मुझे बताइए कि किसी क्वेश्चन का, जैसे पैसेज देते हैं और क्वेश्चंस होते हैं उनके, तो इन्फरेंस हम करते हैं, इन्फरिंग करते हैं, उसमें से हम डिड्यूस करके आंसर निकालते हैं। इंप्लाई हमेशा स्पीकर करता है, इन्फर हमेशा लिसनर करता है। सो आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई, क्या तुम ये संकेत या ये निष्कर्ष निकालना चाहते हो बाय दोज वर्ड्स दैट ही इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, यानी जो बात उसने कही है, आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई, क्या तुम जो है संकेत कर रहे हो कि उसकी बातों की वजह से जो है तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो यहां पे इम्प्लाई शब्द ज्यादा अच्छा सटीक बैठेगा। नेक्स्ट देख लेंगे, वी थॉट द एक्ट्रेस टू बी हर, टू बी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत इसको है यहाँ पे, वी थॉट द एक्ट्रेस टू बी हर बट वी वर नॉट श्योर, हम लोग श्योर नहीं। नेक्स्ट देख लेंगे, अब वॉज इट शी होगा। यहां देखेंगे ये बड़ा मजेदार चीज है, अक्सर आप बोलते हैं इट्स मी, और ये सही भी होता है कोलोकियल स्पीच में, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ दूं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने क्या किया, इट्स मी हु नॉक्ड एट द डोर, माफ कीजिएगा मैं कहूंगा इट्स आई हु नॉक्ड एट द डोर, यानी इट वॉज आई हु नॉक्ड एट द डोर। तो वॉज इट शी, अगर हम फॉर्मल स्पीच में बात करें तो इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ जो प्रोनाउन आएंगे लग के वो सब्जेक्टिव केस में होंगे, ये ध्यान रखने की जरूरत है। प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव होगा, आई होगा, वी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, योर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का सिंगुलर क्या है भाई, क्राइटेरियन है, तो ये प्लूरल है, क्राइटेरियन से क्राइटेरिया, फिनोमिनन से फिनोमिना। क्राइटेरिया मतलब क्या होता है, मानदंड, मतलब स्टैंडर्ड्स जिनको बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, आर। इट इज आई हु, अब देखेंगे हु अपने, हु रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट की बात करता है। अब देखेंगे अगर मैं कहता इट इज ही, तो मैं कहता इट इज ही हु इज, क्योंकि हु किसकी बात कर रहा है, ही की, ही अपने साथ इज लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इट इज आई लगा है तो हु क्या लेगा, एम लेगा। अगर यहाँ पे दे लगा है तो हु क्या लेगा, आर लेगा, है कि नहीं। इट इज दे हु आर, इट इज आई हु एम, इट इज ही हु इज। तो हु हमेशा अपने एंटीसीडेंट की बात करता है, एंटीसीडेंट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगी, एंटीसीडेंट आई है तो वर्ब आई के हिसाब से होगी, एम होगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा। कुछ समझ में ना आया हो कमेंट करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, टेक केयर।